नमस्कार, आप सब देख रहे हैं माय भारत न्यूज़ और माय भारत के इस खास प्रोग्राम चुपते सवाल में आप सबका स्वागत है। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ संभल विधानसभा में। संभल विधानसभा प्रत्याशी और विधायक प्रतिनिधि सुहेल इकबाल एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है संभल विधानसभा का चुनावी माहौल और इस बार इनके हिसाब से पब्लिक किसकी सरकार बनाना चाह रही है। सुहेल साहब, सबसे पहले आपको शुक्रिया कहूँगा, आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आपके विधायक 6 बार से यहाँ से विधायक रह चुके हैं, इतने लंबे वक्त से वो विधायक हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आपको परेशान कर सकती है? जी, बेशक ये बहुत खुशी की बात है और ऐतिहासिक बात है कि मेरे नेता और मेरे वालिद मोहतरम जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ यहाँ पर, वो पिछले 6 टर्म से लगातार संभल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और संभल की जनता का मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुसलसल हमको अपना समर्थन देके वोट देकर कामयाब बनाया है और उसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी पूरी शिद्दत के साथ उनकी खिदमत करने का काम किया है। और बेशक जब आप जब काम करते हैं तो और इतना लंबा अरसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इनकम्पेंसी रहती है और आप मगर हम ये कह सकते हैं कि हमने जानबूझकर किसी का उत्पीड़न नहीं किया है, बदले की भावना से काम नहीं किया है, कभी किसी से बदला नहीं लिया है। किसी की मदद करते हुए अगर किसी की दिल आज़ारी हो गई हो या किसी को बुरा लग गया हो तो इसके लिए हम नहीं कह सकते। लिहाजा कहीं ना कहीं चूँकि और दूसरे पार्टी के लोग भी यहाँ पर अपनी अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनके मिलने वाले रिश्तेदार या उनके दोस्त अहबाब भी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए जो टिकट लेना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग कहीं ना कहीं गलत प्रचार करते हैं। जो कि जब हम लोग काम करते हैं, चाहे वो विकास का कार्य हो चाहे वो कोई और निर्माण कार्य हो, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको नुक्ताचीनी निकालने का मौका मिल जाता है कि काम कराया था तो इतना कराते, इतना नहीं कराया तो इतना कराते, यहाँ कराया वहाँ करा देते। तो इस चीज़ को लेकर वो लोग नुक्ताचीनी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने मुसलसल हर बार 5 साल पहले दिन से ही मेहनत करके लोगों को खिदमत करने का काम किया है, तो हम लोग इस चुनावी रेस में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। जिस टाइम देखा जाता है कि खिदमत के तौर पर हम लोगों ने मुसलसल बेलौस मोहब्बत करके लोगों को खिदमत, उनकी तकलीफ़ों को अपना तकलीफ़ समझकर हम लोगों ने काम करने का काम किया है, तो हमें इसका बेनिफिट मिलता है। आपके विरोधी आप पर लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि 6 बार से विधायक रहे हैं नवाब साहब और अभी तक ऐसे कोई विकास नहीं हुआ है जितने तेजी से विकास होना चाहिए था इस विधानसभा में। देखिए, जब आप कह रहे हैं विरोधी, तो विरोधियों का काम विरोध करना है और विरोध करने से मेरे किरदार में और 4 चांद लगते हैं, जो कि मुझे पता चलता है कि लोग चाहते क्या है, उनकी डिमांड क्या है। क्योंकि विपक्ष की एक भूमिका होती है, उस भूमिका को है ना वो शानदार तरीके से निभाते हैं और इसका हम जैसे लोगों को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कमी भी हमारे सामने आए। हो सकता है जाने अनजाने में कोई भूल हमसे हो रही हो या कोई कमी ऐसी किसी कोने में रह जाती हो, तो उसको पूरा करने का मौका मिलता है। तो विपक्ष की अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत होती है संवैधानिक तरीके से। और उसी तरीके से हमने अगर बात विकास की है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संभल जिस वक्त पहली मर्तबा हमारे वालिद मोहतरम खड़े हुए थे, बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन चूँकि अब काफ़ी अर्सा हो गया है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, मुझे भी काम करते हुए, पार्टी के साथ साथ जनता की सेवा करते हुए, खिदमत करते हुए, तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि जिस वक्त पहली मर्तबा चुनाव जीते थे सन 91 में, उससे पहले संभल के हालात को अगर आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि संभल के अंदर आए दिन झगड़े, लड़ाई, कर्फ्यू, तमाम इस तरह के हालात थे कि प्रशासनिक तरीके से आज भी अति संवेदनशील घोषित करा जाता है, लेकिन उसको बहुत हद तक हम लोगों ने भाईचारे में तब्दील करने का काम किया है। उसके साथ साथ संभल के अंदर न लाइट थी, न बिजली थी, न पानी था, न सड़कें थी। हम लोगों ने बेपनाह कोशिश के बाद यहाँ पर पानी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, तारों की व्यवस्था, नए ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था, बिजली घर बनवाने की व्यवस्था, ऐसे ऐसे काम जो बिल्कुल मूलभूत ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, उन सुविधाओं को लाने का काम किया है। आज संभल जो है कई दशकों के बाद ये लगता है कि संभल जो है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन संभल के अंदर अभी भी
एक यूनिवर्सिटी का अभाव है, जिसके हम प्रयासरत हैं। हम चाहेंगे आने वाले वक्त के अंदर हमें मौका दे पब्लिक उत्तर प्रदेश की सरकार बने हमारी, तो हम संभल के लिए एक मेडिकल कॉलेज, केंद्र सरकार से भी हम चाहेंगे मदद कि केंद्र सरकार भी हमारे संभल की तरफ को ध्यान दे। यहाँ पर ट्रेन का अभाव है, ट्रेन यहाँ आके रुक जाती है, तो यहाँ के जितने भी MP बन के गए हैं उन्होंने बेशक ज़रूर अपनी पैरवी करी होगी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल सकी है। इस बार हम चाहेंगे कि सरकारें जो हैं वो विकास के रूप में वोट लें, विकास के लिए मुद्दों पर वोट करा जाए जनता द्वारा, और विकास के मुद्दों पर जब जनता वोट करेगी तो जवाब मांगेगी उनसे, तो जब जवाब मांगेगी तो जवाब में उन्हें विकास के रूप में ये वो सारी सुविधाएं जो जितनी चाहिए पब्लिक को, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के रूप में हो, चाहे वो ट्रेन के रूप में हो, चाहे वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के रूप में हो, अस्पताल के रूप में हो, सारी सुविधाएं यहाँ पर हमें मिलेंगी। लेकिन मुद्दा विकास का रहना चाहिए। ये जो भेदभाव के मुद्दे इन सरकारों ने पैदा कर दिए हैं, जो विच्छेदन का उन्होंने मुद्दे पैदा करे हैं, इस चीज़ से जो है विनाश ही पैदा होता है। और हम जब 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, 21वीं शताब्दी के अंदर हम लोगों को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, या उन सारे देशों से है ना हमें मुकाबला करना चाहिए जो हमसे कोसों मील आगे हैं, ताकि हम लोग भी उसकी रेस में आगे बढ़ सकें। अगर हम पहले ही अपने आप को रेस में सबसे आखिरी पायदान पर खड़े हुए खिलाड़ी से अपने आप को तुलना करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सरकारें जो डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, वो अक्सर जो है वो कभी तालिबान का नाम लेकर, कभी पाकिस्तान का नाम लेकर, कभी और ऐसे देशों का नाम लेकर जो हमारे मुकाबले पे कभी आ नहीं सकता, जिनका कोई जो है ना मुकाबला नहीं है हिंदुस्तान से, तो वो अपने आप ही रेस में फर्स्ट आ जाते हैं कि हम उनसे आगे हैं। भाई आप मुकाबला आज 21वीं शताब्दी में हमें करना चाहिए उन कंट्रीज से जो हमसे बहुत आगे हैं, ताकि हम लोगों को जो है ना हमारा माइंड डेवलप हो सके, हम लोगों के अंदर जो भेदभाव वो ख़त्म हो सके, नौकरियों की तरफ हम आगे बढ़ें, महंगाई ख़त्म हो सके, रोज़गार मिल सके। जो टैक्स का पैसा मोटा का गाड़ी कमाई जा रही है, ये विज्ञापनों पर ख़त्म ना होकर, ये अपनी सरकारी सुविधाओं में ना खर्च होकर लोगों की सेवाओं में खर्च होने लगे, तभी हम लोग अपने आप को विकसित मानेंगे। आप 6 बार से विधायक हैं, अभी भी अपने क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्याएं देखते हैं या विकास के वो कौन से मुद्दे आपकी निगाह में हैं जिन पर अभी काम किया जाना बाकी है, और अगर जनता आपको मौका देती है दोबारा से तो आप उन पर काम करेंगे? देखिए, बेशक संभल एक बहुत पिछड़ा इलाका था, यहाँ तक भी हम आए हैं आज तो बामुशक्कत हम लोगों ने चारों तरफ से मेहनत करके, हमारे वालिद मोहतरम ने जिस वक्त मौका भी था, जिस वक्त चाहते तो MP का चुनाव के लिए खुद का नाम पेश करते थे, लेकिन उस वक्त हमने आदरणीय मुलायम सिंह यादव साहब का नाम इसलिए पेश किया था ताकि मुलायम सिंह यादव साहब यहाँ से अगर प्रतिनिधित्व करेंगे तो एक बड़ा देश का नेता यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है तो वहाँ की तरक्की अपने आप विकास होती है। उसके बाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब ने यहाँ का प्रतिनिधित्व करा है, उसमें काफ़ी बड़ी तरक्कियाँ हमें मिली हैं। रोड हमें चौड़ी मिली, चौड़ीकरण हमारे रोड्स का हुआ, अस्पताल मिला, हमें बिजली घर मिले, हमें लाइट मिली 24 घंटे। तो ये सब वो बातें थी जो हमने तरक्की के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए हमने काम किया। ये अच्छी सोच का नतीजा था हमारे नेता की, जिसने जो है संभल की तरक्की के लिए ये बेहतर कदम उठाया था। आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के अंदर भी हमारे नेता ने, जो इस वक्त उपनेता हैं विधानसभा के अंदर, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाकर संभल के लिए एक मेडिकल कॉलेज की मांग की थी, जिस वक्त विधानसभा चल रही थी। और योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर कई ज़िलों को अलग अलग जगहों पे मेडिकल कॉलेज देने के लिए अपनी बात रखी थी। तो वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर ऐतराज़ जताया था कि संभल भी एक आपका इलाका है, जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वहाँ पर संभल को छोड़ा क्यों जा रहा है। वहाँ पर उन्होंने पूरी ताकत के साथ वहाँ आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने उसका संज्ञान लेते हुए अगले दिन ही उसको ऑर्डर किया था कि संभल के लिए भी PPP मॉडल पर हम यूनिवर्सिटी का काम कराना चाहते हैं। उसको स्वीकृति दी थी और यहाँ पर ज़मीन की तलाश की गई। ज़मीन तलाश करने के बाद दोबारा के कागजात को DM के ज़रिए भेजा गया लखनऊ, लेकिन इवेंचुअली वहाँ पर कोरोना काल शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ये रुक गया है। लेकिन प्रगति में है वो चीज़, और अगर सरकार हमारी बनती है तो उस चीज़ को अमली जगह बनाने के बाद संभल के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने का काम, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम प्राथमिक रूप में करा जाएगा। उसके साथ साथ संभल के अंदर हम लोगों ने विधानसभा के अंदर, संभल के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, क्योंकि संभल के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एरिया है, बहुत बड़ा यहाँ पर गाड़ी लाइन के लोग रहते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, और बहुत लंबी गाड़ियाँ उनकी जाती हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुख्तलिफ राज्यों के अंदर है ना, यहाँ से लोग व्यापार करते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर की ज़रूरत थी। तो मंत्री जी ने, हमारे
इसकी आवाज़ विधानसभा में उठाई है और उसके नतीजा ये है कि ट्रांसपोर्ट नगर की ज़मीन संभल के अंदर देखी जा रही है और बहुत जल्दी इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अपनी सरकार आएगी तो हम लोग इसका ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाकर संभल को जो ट्रांसपोर्ट नगर की ज़रूरत है उसको काम करने का काम करेंगे। युवाओं के लिए यहाँ पर खेल का मैदान नहीं है जिसके अंदर वो लोग खेल सकें, प्रतिभाओं को अपने उजागर कर सकें, क्योंकि आप देखते होंगे आजकल युवाओं के अंदर जो है खेलने के लिए बहुत कम जगह रह गई हैं और ज़्यादातर मोबाइलबाजी में रहते हैं, उनके पास जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत टैलेंट बचा हुआ है। हिंदुस्तान के गाँव के इलाके के अंदर टैलेंट बहुत है, आप देखते होंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन स्पोर्ट्स स्टेडियम ना होने की वजह से, खेल के मैदान ना होने की वजह से अपनी प्रतिभाओं को उजागर नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही उनके टैलेंट जो है उनके सीने में दफन रह जाता है। उनके लिए भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण कराया जाए और उसके अंदर बच्चों को नए नए खेलने का अवसर मिले, अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका मिले, ताकि वो लोग अपने शहर का नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम और अपने देश का नाम आगे कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ पर अस्पताल की सुविधाएं जो है वो इस सरकार के अंदर ख़त्म सी हो गई हैं और हम चाहेंगे कि अस्पताल के रूप में भी हम लोग यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स लाकर, यहाँ पर अच्छी दवाइयाँ लाकर और यहाँ पर जो है जो वो सारी सुविधाएं जो एक बड़े अस्पताल में होनी चाहिए उनको लाकर यहाँ पर अस्पतालों की जो कमी है वो दूर करी जाए। आपने देखा कितना बड़ा कोरोना काल रहा और कोरोना काल के अंदर इस सरकार के अंदर ऑक्सीजन तक में असर नहीं हो सकी, बेड्स में असर नहीं हो सके, एक इंजेक्शन में असर नहीं हो सका और ये कह दिया गया कि ना हमने कोरोना काल को हरा दिया है। जनता का जो संयम था उसने इस कोरोना काल को हराया। जनता का जो विश्वास था और जो उनका आपस में एक दूसरे के प्रति जो मिलाव था और एक दूसरे के प्रति जो इन लोगों का खुलूस था, उसके ज़रिए एक दूसरे को उन्होंने जो मदद कर सके, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जो उनके आपस में रिश्तेदार अहबाब लोग, उन लोगों ने मिलकर खाने की ज़रूरत थी तो खाना पहुँचाया, दवा की ज़रूरत थी तो दवा पहुँचाई, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पहुँचाकर उन लोगों की मदद करी है और वो लोग आज दोबारा से खड़े हुए हैं अपने पैरों पर किसी तरीके से। तो ये सब जो है हिंदुस्तान की मोहब्बत का, मिलनसारी का सबूत है जो हिंदुस्तान के अंदर आज भी इंसानियत कायम है। लेकिन सत्ताधारी लोग चाहते नहीं कि ये इंसानियत कायम रहे। हिंदू मुस्लिम के अंदर चाहते हैं वो विच्छेद पैदा होता रहे, ताकि हिंदुस्तान के अंदर ये वो लोग आपस में लड़ाकर अपनी कुर्सियों को बचाते रहे। हम लोग सेकुलर लोग जो है इस बार चाहेंगे यही कि इस बार अखिलेश यादव साहब दोबारा से कमान संभालें और ये जो भाईचारा हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, जो हमारा आज विदेश में बैठा हुआ देश, विदेशों में जो लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान को देखते हैं तो वो डरते हैं यहाँ पर आते हुए। पर्यटन गिरता जा रहा है यहाँ पे। आप देखते होंगे जिस तरीके से लोग पहले ताजमहल को, कुतुब मीनार को, जो बड़ी बड़ी स्मारकें हैं देखने के लिए आते थे, वो आज वहाँ पे भी जाना भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खौफ का माहौल हो गया है। मॉब लिंचिंग यहाँ पर जब होती है तो या ना वहाँ के देश के प्रधानमंत्री या सूबे का मुख्यमंत्री उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देता है और उस पर जो है नई नई बातें कसी जाती हैं, वायरल वीडियोस होती हैं, उसके बाद कोई उस पर लगाम नहीं लगाई जाती है, कोई कानून नहीं बनाया जाता उसके लिए। डिबेट होगी तो ऐसी चीज़ों पर होगी जिससे है ना देश का कोई मतलब नहीं होता है। महंगाई बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, उस पर कोई डिबेट नहीं होगा। तो देश जो है पिछड़ रहा है, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी की ज़रूरत है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि नौजवानों को इस वक्त विकास के मुद्दे पर और अब रोजगार के मुद्दे पर वोट देना चाहिए, ताकि कल को हम उनसे सवाल पूछ सकें सरकारों से। अगर बात आपके संभल नगरी की जाए तो संभल मुगलों के ज़माने से ऐतिहासिक नगरी रहा है। फिर क्या वजह है कि संभल उस तेज़ी से तरक्की नहीं कर सका जैसे और दूसरे नगरियों की बात की जाए या उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में और ऐतिहासिक नगरों को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया गया, लेकिन संभल उतना विकसित नहीं हो सका, ना पर्यटन के रूप में और ना ही रोजगार के रूप में। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, बेशक संभल जो है वो एक ग्रामीण इलाका था और आज भी यहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अकेली एक सोच, सेकुलर सोच होने का मतलब ये है कि हम पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ इस कोशिश में लगे रहते हैं कि संभल को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम हो सकते हैं वो अवश्य कदम उठाए जा सकें। जिस तरह से 2011 के अंदर संभल को ज़िला बनाया गया, लेकिन उसका मुख्यालय को केंद्र बिंदु के नाम पर हवा में टांग दिया गया, उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया। तो ये जानबूझकर साजिश की गई संभल के साथ कि संभल को और जो है पीछे ढकेल दिया जाए। लेकिन हमारे नेता की सोच जनाब इकबाल महमूद साहब की और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब की सोच ने, जिस वक्त वहाँ पहली मरतबा चुनाव रथ लेकर आए, उन्होंने कहा कि संभल की पहचान खत्म नहीं होने दी जाएगी, संभल के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। ये भीमनगर का नाम जो दिया गया है संभल को,
ये नाम किसी भी हालत में किसी भी समाज के लोग को बर्दाश्त नहीं है। इसका नाम बदलकर हम लोग दोबारा से संबल कराने का काम करेंगे। तो उसके बाद हमने जो सरकार बनी, हम लोगों ने संबल का नाम वापस संबल दिलाकर उसको सम्मान दिलाने का काम किया, क्योंकि पहचान खत्म करने की साजिश की गई थी एक पार्टी द्वारा। उसके साथ साथ हमारी सरकार के अंदर जिस वक्त मुख्यालय आसमान में टंग रहा था, कोई पता ही नहीं थी कि कहाँ मुख्यालय है, हमने पवासे के अंदर नोटिफिकेशन कराने का काम किया था। लेकिन बदलती हुई सरकार के अंदर, बदलती हुई सोच के अंदर विच्छेद पैदा करने के लिए और अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने दोबारा से सरकार बनने के बाद उन्होंने उस पवासे को हटाकर दोबारा से ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पर उन्होंने दोबारा से करने का काम किया है। और इन 5 साल के अंदर वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ अल्फाजबाजी, झूठे वादे करके उन्होंने, जिस तरह प्रदेश के अंदर उन्होंने प्रदेशवासियों को झूठा वादा करके जो गुमराह करने का काम किया है, ऐसी संबल को उन्होंने छलावा करा है सत्ताधारी पार्टी ने, कि उन्होंने ना कोई मुख्यालय दिया है, ना उन्होंने उसके अंदर कोई विकास दिया है, ना उसके अंदर कोई इस तरह का काम दिया है जिससे संबल का नाम हो सके। बेशक संबल को जरूरत है इस वक्त संबल को पहचान मिल सके, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये NH से काफ़ी अंदर आता है, NH जैसे मुरादाबाद है या अमरोहा है, रामपुरा, ये NH हमारे जो नेशनल हाईवेज है उस पर लगता है, तो ज़्यादा वहाँ पर लोग गुजरते हैं, आते जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा तरक्की हो सकती है। इसके साथ साथ जब यहाँ पर रेलवे नहीं है तो यहाँ पर यातायात का समाधान इतना नहीं हो पाया है। जो हमारा, अगर दिल्ली से जुड़ जाते हैं हम लोग अगर, तो वहाँ पर हमारी ट्रेन का आवाजाही हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के रूप में लोग अपना सामान। विरोधी यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे पहले, वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। राम गोपाल यादव भी 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके दौर में कभी रेलवे की कोई तरक्की नहीं दिखाई दी। विरोधी इस पर भी सवाल उठाते हैं। देखिए, बेशक आप बात सही कह रहे हैं कि जिस वक्त यहाँ पर आदरणीय हमारे मुलायम सिंह यादव साहब और प्रोफेसर साहब रहे, उन्होंने अपनी पुरजोर तरीके से आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई थी और संबल के लिए रेलवे की मांग की थी। लेकिन इस सरकारों में उनकी सुनवाई ना होने की वजह से, और आज तक भी इससे पहले सत्यपाल सैनी साहब रह लिए, इस वक्त हमारी पार्टी के MP हैं, वो भी हैं। उससे पहले भी वो जो हमारे MP थे वो बसपा से MP हो गए थे, उस वक्त उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन कोई हुआ नहीं है। और कितनी उठाई थी, कितनी जो, क्योंकि आवाज़ आप उठा रहे हैं सरकार से, उठाने के बाद आप उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो सरकार भी देखती है कि ना आप आलोचना भी कर रहे हैं और आप मांग भी कर रहे हैं, तो या तो आलोचना कर लो या मांग कर लो। तो मांग करने के लिए आप ज़रूरी है कि आप जो है पुरजोर तरीके से मांग करें और उस पर जाना वो अमल जामा बना सकें। ये भी जनता को अपनी खाली वो नहीं होनी चाहिए कि खाली अपनी ही आपको वाहवाही करनी है। जनता के इस बारे में सोचकर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें मांग कर रहे हैं तो पुरजोर तरीके से मांग हो, ताकि मांग पूरी हो सके और उसको जो जिम्मेदारी आपको क्षेत्र ने दी है वो जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। अगर बात संबल की जाए तो संबल हमेशा से धार्मिक सद्भाव का नमूना रहा बनकर, लेकिन पिछले कुछ सालों में संबल का ये धार्मिक ताना बाना, ये सद्भाव टूटता दिखाई दिया। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, पहली मर्तबा मतलब अब ये 14 साल के बाद ही BJP सरकार में आई है और 14 साल तक ये सरकार से बाहर रही थी। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी हमारी, इससे पहले जो है बहुजन समाज की सरकार रही। तो यहाँ दो पार्टियाँ जो थी वो सरकार बना रही थी और अब लोगों की खिदमत कर रही थी। इस बार जो आप बात सवाल कर रहे हैं, ये जो BJP जब से बनी है तो उन्होंने हिंदुत्व को खतरे में बताकर, हिंदुत्व का नाम डराकर लोगों को कि हिंदू खतरे में है। इससे पहले कभी जो है ना हिंदू खतरे में नहीं था। सरकार चाहे कांग्रेस की रही सरकार, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही, चाहे सरकार बहुजन समाज की रही या दीगर किसी भी पार्टी की रही होगी, उस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से रहता था। वही सारे संविधान जो एक हिंदू समाज पे आते हैं, वही सारे समाज, सारे कानून, सारे संविधान जो हैं सारे ही धर्म के लोगों, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग थे, सबके ऊपर वही चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही सरकार में आती है ये BJP, उन्होंने जो है हिंदू खतरे में बताने के बाद इन्होंने विच्छेद करने का काम किया है और जानबूझकर लोगों को ये कहने पर मजबूर किया है कि हम जो है जो नारा लगाएगा BJP का वही देश प्रेमी है और जो BJP का नारा नहीं लगाएगा वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। तो देश में रहने के लिए अगर BJP एक ही पार्टी का नारा लगाना है तो ये मेरे ख्याल से
ये संवैधानिक तरीके से गलत है। उन्होंने संविधान को बदलने के लिए न जाने कौन कौन सी बातों को करने का काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने आपस में लड़ने का काम किया है। संभल में आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि उन्होंने पर्यटन के रूप में संभल को एक यहाँ पर सूरज कुंड का मंदिर है, उन्होंने पर्यटन में उसको मंदिर को बनाने का काम किया। हम लोगों ने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि आपकी सरकार है, आप जिसे चाहें उसे दें। आपने मठों को पैसा दिया, आपने मंदिरों को पैसा दिया, सरकार आपकी है, जिसे चाहे उसे पैसा दें। हमने कभी उसका एतराज़ नहीं किया, किसी मुसलमान ने एतराज़ नहीं किया, किसी दूसरी बिरादरी ने एतराज़ नहीं किया। आपकी अपनी आस्थाएं हैं, आस्था पूरा करने का अधिकार पूरा इंसान हर किसी का है। जिस वक्त ये कहा जा रहा था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ सहयोग, उस वक्त जिस वक्त जो है सभी चीज़ों को पैसा दिया जा रहा था, तो हमारे विधायक ने भी संभल में जहाँ मज़ार के रूप में चूँकि पर्यटन दे रहा है, मज़ार को पुरानी प्राचीन काल जितने भी स्मारक हैं उनको पैसा दे रहा था, तो हमने भी यहाँ पर एक शेर जंग की ज़ारत है उसको हमने देने का काम किया है। वो स्वीकृति उसको मिल जाती है। लेकिन यहाँ के संभल के इन माहौल जो बिगाड़ दिया है उन्होंने, मैं उसके बाद बता रहा हूँ कि संभल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बिगाड़ दिया है कि आपस में किसी की खुशी देखी नहीं जाती। अगर हमने पर्यटन को भेजा था अपने शेर जंग की ज़ारत के लिए प्रस्ताव, वो स्वीकृति होने के बाद यहाँ पर जब उसका टेंडर हो जाता है, स्वीकृति मिल जाती है, और उसका खुद मुख्यमंत्री जी उसका है ना शिलान्यास कर देते हैं लखनऊ से। हम लोग वहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद डीएम साहब के साथ में बैठकर उन छड़ों को देखते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने कुछ चंद लोग अपनी राजनीति सीखने के लिए कि नहीं यहाँ पर जो है मज़ार को जो है इस तरह से नहीं दिया सकता, क्योंकि ये लोग मस्जिद बना लेंगे उसके अंदर और उसके अंदर नमाज होने लगेगी। वो जानबूझकर ऐसे धार्मिक बातों को करने लगते हैं, और प्रशासन और शासन जो है इस चीज़ से डर जाता है, और इस चीज़ के ऊपर वो कभी LIU की रिपोर्ट, कभी फलाना की रिपोर्ट, कभी मांगने लगते हैं, डर के खातिर कि भाई पैसा ना होकर कि कहीं ना कहीं हमारा जनाधार खिसकने लगे और मैसेज गलत हो जाए। इस तरह का उन्होंने माहौल पैदा कर दिया है कि जहाँ पर आपस में लोग टकराव पैदा करने लगते हैं। तो ये माहौल पहले कभी नहीं था। अभी जैसे कहा जाता है कि हमने मंदिर बनवा दिया, कभी जब आपने मंदिर कहाँ बनवा दिया? ये हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पूरा देश ने एक साथ उसका है ना स्वागत करा, किसी ने कोई इसके वो नहीं करा। लेकिन श्रेय लेने के लिए, चूंकि हिंदुत्व की बात आती है, मंदिर की बात आती है, तो अपने आप को दिखा रहा है कि हमने करा है। भाई अगर हम तो माननीय न्यायालय का क्या कहते हैं आदेश का पालन करते हैं, उसको हम मान्यता देते हैं, हमने सबको माना है। आप अपने आप को दिखाने के लिए कि हमने कुछ करा है उनके लिए, आप उसका आड़ में ये काम कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हिंदू खतरे में ये बात करती है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बोहरा शियाओं के यहाँ पहुंच जाते हैं, आपके योगी आदित्यनाथ मज़ारों पर माथा टेकते हैं। तो ये सब क्या? ये सब दिखावा है। ये देखिए, देश का प्रधानमंत्री है, उसका हम सम्मान करते हैं। देश का प्रधानमंत्री कभी भी किसी पार्टी का नहीं हो सकता। वो जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो उसके लिए सारे दल और सारी चीज़ें जो है वो छोटी हो जाती हैं, और उसके साथ साथ धर्म सारे बराबर होने चाहिए उनकी नज़र में। उनकी नज़र में सिर्फ एक पार्टी रहती है जिसको प्रधानमंत्री रहते हैं। पैसा लगाएंगे तो उस झंडे के नीचे लगाएंगे, ऐड देंगे तो उस झंडे के नीचे देंगे। आप सरकार की पैसा का दुरुपयोग करते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए की डुबकी लगाते हैं आप, और उसमें आप जाने के बाद एक पार्टी का प्रचार करते हैं आप, और सरकारी पैसे का उपयोग करते हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आप या तो ये कहिए कि आप पार्टी के हैं तो प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये आपको तय करना पड़ेगा, और जनता को इस बार इसी चीज़ पर वोट करना चाहिए कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो देश का प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। अगर बात संभल की जाए तो प्रदेश भर में आचार संहिता लागू है। आचार संहिता के अंदर कोई भी पार्टी को प्रचार करने की इजाज़त नहीं है, और ना ही बैनर होर्डिंग्स। अभी मैं संभल में आ रहा था, मैंने देखा चारों तरफ होर्डिंग्स अभी भी लगे हुए हैं। तो आचार संहिता के उल्लंघन पर आपने, आपकी पार्टी ने किस तरीके की कार्रवाई की, करवाने की मांग की चुनाव आयोग से? देखिए, आप चूँकि आप मीडिया से हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो हम लोग आम तौर पे देखते ही हैं। चूँकि हम विपक्ष में हैं, सत्ताधारी पार्टियां यहाँ पे हमेशा कब्जा करने की कोशिश करती हैं, प्रशासन के ऊपर हावी रहती हैं, और यहाँ पर अब तक कोई ऑब्जर्वर भी आए नहीं है आचार संहिता के लिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो नुमाइंदा हो, जो उसको जो है ना देख सके, शिकायत कर सके। और आपने देखी भी होंगी तो उन लोगों की देखी होंगी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जानबूझकर
उन लोगों की होल्डिंग अब तक लगी हुई होंगी। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती ये है सुहेल साहब कि इसमें विपक्ष एक, आपने खुद भी कहा कि विपक्ष की एक खास भूमिका होती है, वो आप ही को निभानी है कि आप आलोचना के तौर पे चुनाव आयोग को ये बताएं कि सत्ताधारी पार्टी वाले यहाँ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई करने की इरादा है? देखिए, इस सरकार के अंदर सत्ता के अलावा विपक्ष का कोई भूमिका वो चाहते ही नहीं। विपक्ष जो है वो आईना होता है और आईना को आप ठुकरा नहीं सकते। जब हम घर से निकलते हैं तो अपना आईना देख के निकलते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं और हमें किस चीज़ के परिवर्तन चाहिए। अगर हमारे कपड़े अच्छे नहीं होते हैं तो आईने बताता है हमें कि धब्बा लग रहा है। अगर चेहरे पे धूल होती है, मिट्टी होती है, गंदा होता है, बाल खड़े भी नहीं होते, तो आईना बताता है कि इस तरह के इस वक्त ऐसे लग रहे हो और इसको तरमीम करो, या अच्छे लग रहे हो तो आगे बढ़ो। आज ये आईना जो है, जो सत्ताधारी लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ अपने आईना उनका जो है वो उनकी पार्टी के लोग दिखा रहे हैं कि नहीं, जो आप कर रहे हो वही बेहतर है। जो विपक्ष चाहता है उन्हें आईना दिखाना, उस चीज़ से उनका मतलब नहीं है। लेकिन इस चीज़ का उनका जो है 2022 के चुनाव अब हो चुके हैं और बहुत जल्दी आपको जो है ना नतीजे मालूम हो जाएंगे। 10 मार्च में इसका नतीजा आना है। तो जो उन्होंने आईना नहीं देखा है तो उनकी सूरत क्या रहेगी, उसकी जनता इनको आईना दिखा देगी कि आपने जिस वक्त आईना विपक्ष ने दिखाया था, आपने उस आईने को नहीं देखकर आपने इस आईने को देखा है जो जनता ने आपको दिखा दिया। एक आखिरी सवाल आपसे, संबल नगरी की बुनियाद सालार गाजी ने डाली थी। आज सालार गाजी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं। उनके नाम पर कोई पर्यटन स्थल या कोई मजार इस तरीके की विकसित होती जिससे पूरे प्रदेश में इस संबल नगरी का नाम होता, ऐसी कोई कोशिश किसी भी पार्टी या किसी भी प्रतिनिधि ने नहीं करी। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। और यहाँ पर सालाना नेज़ा मेला लगता है जिसमें हर साल परंपरागत तरीके से वहाँ नेज़ा मेला में परंपरागत तरीके से शहर के देहात के लोग जाते हैं। उनकी याद में वो मेला रखा जाता है। वहाँ पर लोगों की शादियाँ भी होती हैं। वहाँ पर उनका जो है ना, जो उनकी आस्था है उनको मनाते भी हैं और उनका वहाँ पे मज़ार भी है, उसको भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मज़ार की बात जब आप कर रहे हैं तो जब हमने मांग की मज़ार की, जब पैसा दे रहे थे वो हम मांग करी तो उसका कबूल हो गया। उसको जो है ना जानबूझकर उसके अंदर भेदभाव पैदा करने के बाद उसको मना कर दिया गया और ये कहकर डराया गया कि हम मस्जिद बना लेंगे। देखिए, हमारी नमाज जो है ना, ज़रूरी नहीं मस्जिद में हो। हम नमाज किसी भी जगह अदा सकती है जहाँ पाक जगह हो रही है। जो भी पाक जगह होगी वहाँ पर नमाज अदा की जा सकती है। मस्जिद का इंतजार में मुसलमान नहीं रहेगा तो हम मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद एक जगह बनाई गई है जहाँ पर हम लोग सामूहिक तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे अगर कहीं नमाज पढ़नी है, मैं सफ़र में हूँ, रास्ते में हूँ, या मुझे मस्जिद नहीं मिल रही है, तो मुझे मस्जिद तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ देखूंगा कि जहाँ मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी है, जो भी मिट्टी मुझे मिल रही है, वहाँ पर सजदा करने का काम करूँगा, अल्लाह का शुक्र करने का काम करूँगा कि मुझे तूने पैदा किया है, मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों के दर्द दूर कर सकूँ या किसी के काम आ सकूँ। माथा टेक कर हाथ मिलाकर उसके लिए दुआ भी करूँगा और पूरे कायनात के लिए दुआ करूँगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करूँगा कि हमारा जो मिसाल हिंदुस्तान की है भाईचारे की, वो कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोहेल इकबाल एडवोकेट, जिनके हिसाब से संबल हमेशा से धार्मिक सद्भाव की नगरी रही है और रहेगी। बेशक कुछ मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर जनता नाराज हो सकती है, लेकिन जनता इस बार इस समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर देगी और जिस तरीके की तानाशाही नीतियों से बीजेपी सरकार ने जनता को उबा दिया है, उनको हटाने का काम करेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जनता ऊब चुकी है इस सरकार से, क्या वाकई उसी आधार पर, विकास के आधार पर वोट होता है या फिर वोट इस बार भी धर्म और जाति के आधार पर बटेगा। कैमरा पर्सन सुहेल हसन के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, संभल।